Hello everyone, I welcome you all on behalf of IIT Ashram, a name that needs no introduction. स्पेशली जो लोग बड़ौदा से हैं, आप IIT आश्रम के बारे में डेफिनेटली जानते होंगे। एक बहुत ही रेनाउंड इंस्टीट्यूट है। 20 साल से कंसिस्टेंटली हमने टॉपर्स दिए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। लीडिंग इंस्टीट्यूट में दो वजह से क्लेम करता हूँ। फर्स्ट इज़ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई, सबसे मैक्सिमम सिलेक्शंस आपको बड़ौदा में मिलेंगे IIT आश्रम से। सेकेंड, कन्वर्शन रेशियो, जितने स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ते हैं उसमें से कितने लोग क्वालिफाई करते हैं, वो नंबर सबसे ज़्यादा। अगली बात करें कि भाई खोज एग्ज़ाम की, तो ये खोज एग्ज़ाम के क्या फ़ायदे हैं। ये एग्ज़ाम एक्चुअली हम 16 साल से कंडक्ट कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम जो है ये एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी खोज ख़त्म होती है एक अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे टीचर्स के लिए, और हमारी एंड होती है अच्छे स्टूडेंट्स की तलाश में। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम आ जाते हैं। खोज एग्ज़ाम आपने दिया होगा एंड आई बिलीव आप सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। उसके पीछे दो रीजंस मुझे लगते हैं। फर्स्ट थिंग, इस साल के अभी जस्ट एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, मोर और लेस आपके टर्म एग्ज़ाम्स, और कुछ लोग के आने वाले हैं। तो ऑब्वियसली आपने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की होगी। लास्ट ईयर आपने, उम्मीद करता हूँ, बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, तो उसके कॉन्सेप्ट भी फ्रेश होंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो अगर आपका पेपर लास्ट ईयर के कुछ पार्ट पे और करंट ईयर के कुछ सिलेबस पे बेस्ड है, तो आपका अच्छा परफॉर्म करना तो डेफिनेट है ही, उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। खोज एग्ज़ाम देने के 3 रीज़न हैं। फर्स्ट, आपने अगर एग्ज़ाम दिया है तो डेफिनेटली आप अपने आप को बेंचमार्क कर सकते हैं अगेंस्ट द बेस्ट स्टूडेंट्स इन बड़ौदा अक्रॉस डिफरेंट स्कूल्स, क्योंकि ये एग्ज़ाम हर स्कूल के कुछ ना कुछ बच्चे से देते हैं। नंबर कुड वेरी, पर बड़ौदा के बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे ये एग्ज़ाम देते हैं, तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं आपको पता चलता है। सेकंड, आपकी प्रिपरेशन आज की डेट में कैसी है उसका आपको एक आइडिया लगता है, और यहाँ से कितना आपको इम्प्रूव करना है फाइनल एग्ज़ाम्स तक, वो भी थोड़ा सा एक पता चलेगा आपको। तीसरा, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि अगर आपने खोज एग्ज़ाम दिया है तो डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इस चीज़ को कैपिटलाइज कर सकते हैं। स्कॉलरशिप आपके ऑब्वियसली परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आपने 29 अक्टूबर से पहले रजिस्टर किया तो आपको एडिशनली 5% स्कॉलरशिप मिलेगी। इसका क्या मतलब है, जैसे परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड आप 40% स्कॉलरशिप के हकदार हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि इसमें कुछ बढ़ोतरी हो, तो उसका सबसे बड़ा या सबसे आसान तरीका हो सकता है आप 29 अक्टूबर से पहले एनरोल कर लें, तो आपकी स्कॉलरशिप 40 से बढ़ के 45 हो जाएगी। अगर आप 60% स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं, मतलब मिल रही है थ्रू खोज, तो 5% उसमें और जोड़ लीजिए, तो दैट मेक्स इट 65%। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। स्कॉलरशिप जो आपको एग्जिस्टिंग मिल रही है उसको और थोड़ा सा 5% बढ़ाया जा सकता है। तो होप टू सी यू सून, ऑल द बेस्ट। ओके, सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग खोज का जो क्लास 8th का फिजिक्स का पेपर है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। ये 6th डेट का एग्जामिनेशन पेपर है, राइट। और उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स के अंदर बहुत इजी क्वेश्चंस थे, कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी थे, बट ओवरऑल देखा जाए तो फिजिक्स का पेपर इतना ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं था। आई होप आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। हम लोग फटाफट से हम लोग आंसर की डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन। ये फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर का है। इसके अंदर बेटा 3 हम लोगों को वेसल्स दिए हुआ है जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है या कोई भी लिक्विड फिल्ड अप है, और हमको पता है कि प्रेशर जो पूछा है, हमसे पूछा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। मतलब सभी के अंदर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में से कहां पे प्रेशर सबसे ज्यादा, कहां पे प्रेशर सबसे कम होगा। सो हमको पता है कि लिक्विड प्रेशर सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। सो जहां पे हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम ज्यादा वहां प्रेशर ज्यादा, जहां पे हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम कम है वहां पे प्रेशर कम होगा, राइट। सो हम लोग देख सकते हैं कि इधर सबसे ज्यादा प्रेशर है, उसके बाद अगर हाइट हम देखें तो ये, और उसके बाद की बात करें तो फर्स्ट। सो आंसर में सबसे पहले 2 होना चाहिए सबसे ज्यादा प्रेशर, उसके बाद 3 होना चाहिए, और उसके बाद सबसे कम होना चाहिए फर्स्ट में। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, राइट। चलो आगे नेक्स्ट करते हैं हम लोग। सो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर का ही है।
A body is resting on a table. So एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट कर रहा है टेबल पे. Which of the following combination of forces may act on it and it still be at rest? मतलब वो ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट पे ही रहेगा. So हमको पता है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है या तो वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट रेस्ट पे ही रहेगा या तो वो कॉन्स्टेंटली एक यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. राइट तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, ये बेसिक कंडीशन है. सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट शुड बी 0. अगर हम इधर बात करें कि ऊपर 4 न्यूटन फोर्स नीचे 3 न्यूटन फोर्स, सो 1 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, इधर नीचे 4 ऊपर 3, मतलब यहां पे भी 1 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, जबकि इधर जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स है बाहर से लगने वाला फोर्स है वो 0 है, व्हिच मींस इट विल बी एट रेस्ट. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. राइट, आई होप यू गेट दिस. हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. बहुत इजी क्वेश्चन. A force F is applied on the topmost point of a ball placed on a rough surface. Find the direction of the friction force that is created at the bottommost point. See figure. Right? So यहाँ पे एक बॉल है, उस पे ऊपर की तरफ किसी ने फोर्स लगाया. अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग ये समझेंगे कि लेट्स से फ्रिक्शन नहीं है. अगर हम लोग मान लेते कि फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन अगर नहीं होता और ये फोर्स लगता तो फोर्स लगने से ये ऑब्जेक्ट आगे जाता. फ्रिक्शन का काम होता है इस ऑब्जेक्ट के मोशन को, या फिर मैं बोल सकता हूं कि कहीं पे भी जो कांटेक्ट हो रहा है वहां के रिलेटिव मोशन को अपोज करना. सो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कांटेक्ट में है वो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स वो आगे जाने वाला है, उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन जो रहेगा वो इस पे पीछे की तरफ रहेगा. राइट, फ्रिक्शन की वैल्यू इधर पीछे की तरफ आएगी. यस, अगर हम इसमें और डिटेल में जाए, जो शायद हम लोग 11th-12th के अंदर पढ़ते हैं, जिसके अंदर रोलिंग, प्योर रोलिंग ये सब आ जाता है, बट हम लोग ये चीज हम इधर कंसिडर नहीं करेंगे. इट इज बेसिक 8th स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे है, सो हम लोग रोलिंग के ऊपर फोकस नहीं करेंगे और बेसिक से बात करेंगे. तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा. ओके, मोशन को अपोज करेगा. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. द फोर्स इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन. चलो नेक्स्ट करते हैं. बहुत बेसिक क्वेश्चन ये भी फ्रिक्शन चैप्टर से. A rectangular block is placed on a rough, hard horizontal surface in two different ways as shown. Then, which of the following is correct? Right? So इधर आप देख सकते हो कि ये जो दो ऑब्जेक्ट्स है, उन पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है वो कहां ज्यादा कहां कम ऐसा पूछा है. अब इसमें बेसिक चीज जो कंफ्यूजन वाली चीज है वो ये है कि इधर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज कम होगी बिकॉज एरिया कम है, और इधर एरिया ज्यादा है तो इंटरलॉकिंग जो होगी वो इधर ज्यादा होगी, ऐसा हम लोग सोचते हैं. बट हमने पढ़ा हुआ है कि फ्रिक्शन जो होता है वो एरिया ऑफ सरफेस पर डिपेंड नहीं करता है. फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ सरफेस. चाहे एरिया छोटा हो चाहे एरिया ज्यादा हो, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस पे फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करेगा. राइट, डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट सरफेस. सो आंसर आएगा फ्रिक्शन विल बी इक्वल इन बोथ द केसेस. हाँ, इधर मैं एक चीज जरूर इंपॉर्टेंस है जो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि ये जो हार्ड लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. अगर यहाँ पे सॉफ्ट सरफेस होती या वेट सरफेस होती तो एरिया पे डिपेंडेंसी आ जाती है. ओके, बट हार्ड एंड ड्राई सरफेस के लिए फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ सरफेस. ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. विल मूव फॉरवर्ड. सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपने अटेम्प्ट किया होगा, आपने देखा होगा. क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर क्या दे रखा है कि एक वुडन ब्लॉक है, एक इंक्लाइन प्लेन से वो नीचे आ रहा है. ये वुडन ब्लॉक है, इंक्लाइन प्लेन से ये नीचे आ रहा है, और हमने इस ब्लॉक के यहाँ पे इस वुडन पे इस इंक्लाइन सरफेस पे अलग अलग लुब्रिकेंट्स लगाए. लुब्रिकेंट्स का काम होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना. ओके, जहां पे सबसे स्मूथेस्ट सरफेस होगी, सबसे ज्यादा अच्छा लुब्रिकेंट जहां पे लगाया होगा वहां पे फ्रिक्शन कम होगा. फ्रिक्शन कम होगा तो जो यहाँ पे वुडन ब्लॉक है वो जल्दी से वाई पॉइंट पे पहुंच जाएगा. हमें ग्राफ में से बताया है कि कौन से लुब्रिकेंट रखने पे कितना टाइम लगा. सो पी जो लुब्रिकेंट है उसको रखने पे 10 सेकंड पे ब्लॉक नीचे पहुंचा. क्यू के लिए 5 सेकंड में पहुंच गया. आर के लिए आई थिंक 17-18 सेकंड पे पहुंच गया. एंड एस लुब्रिकेंट के केस में 23-22 सेकंड्स के अंदर वो नीचे पहुंच गया. राइट, सो पूछा ये है द फ्रिक्शन प्रोड्यूसिंग केस of lubricant R is less than the friction produced in lubricant Q. अगर friction produced in R कम होता तो उसको जल्दी पहुंचना चाहिए था, बट R में तो ज्यादा टाइम लगा एज कंपेयर टू Q, तो ये गलत आंसर है. राइट,
नेक्स्ट, द फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड इन द केस ऑफ लुब्रिकेंट S इज स्मॉलेस्ट, नहीं, वो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन इधर, रफनेस ज्यादा है, फ्रिक्शन इधर ज्यादा होगा इसलिए धीरे धीरे करीब पहुंचा, राइट? सो बी ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग. द लुब्रिकेंट Q हैज रिड्यूस्ड द फ्रिक्शन लार्जेस्ट व्हेन कंपेयर्ड टू अदर लुब्रिकेंट्स. जब हम Q की बात करते हैं तो सबसे कम टाइम पे ब्लॉक नीचे पहुंच गया, मतलब वहां पे फ्रिक्शन सबसे कम होगा. सबसे कम फ्रिक्शन होने का मतलब ये हुआ कि रिड्यूस कर दिया फ्रिक्शन को सबसे ज्यादा. सो दिस इज करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5. ओके, विल मूव फॉरवर्ड. सो अभी तक फ्रिक्शन पे है. अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो साउंड चैप्टर से है. साउंड के अंदर हम लोगों को बेटा एक प्रेशर वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है. उसके अंदर आपसे पूछा है कि इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 320 मीटर पर सेकेंड, देन द वेवलेंथ ऑफ साउंड इज व्हाट. वेवलेंथ ऑफ साउंड हमसे पूछा हुआ है, प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. ओके, सो यहाँ पे अगर ग्राफ आप देखोगे तो इधर टाइम दे रखा है. वेवलेंथ क्या होता है? लैम्डा. वेवलेंथ का मतलब होता है एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, राइट? अगर हम इधर से टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड का मतलब होता है फ्रॉम एक, जब वेव बनना स्टार्ट हुआ वो कितना टाइम लेता है. एक वेव बनने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं. सो ग्राफ से हम लोग बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ वेव जो आएगा वो 0.02 सेकेंड्स है. सो मैं इधर लिख लेता हूं दैट टाइम पीरियड इज 0.02 seconds. Okay, we want to find wavelength, and we also know that speed of wave is 320 मीटर पर सेकेंड. सो बेटा ये जो हम लोगों को इंफॉर्मेशन दे रखी है इसके ऊपर से हम लोग सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं. स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड. ये एक फॉर्मूला होता है. सो यहां से वेवलेंथ जो आ जाएगा वो हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड. स्पीड हमको पता है कितनी है, 320 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड विच इज 0.02. सो 0.02 को मैं लिख सकता हूं 320 इंटू 2 बाई 100. 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, राइट? सो 32 इंटू 2 करोगे आएगा 64 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल्स टू 6.4 मीटर. सो आंसर जो इस क्वेश्चन का आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 6.4 मीटर. बहुत इजी क्वेश्चन था, राइट? चलो हम आगे बढ़ते हैं. विल मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बेसिक. केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंक्लूड्स. केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट से क्या क्या हो सकता है? सो पहला है डिपॉजिट ऑफ मेटल ऑन इलेक्ट्रोड्स, ये हो सकता है. इसी के ऊपर से इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, राइट? सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एग्जांपल है ये बेसिकली. नेक्स्ट देखते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल. सो डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल ये एक इफेक्ट है बट इट इज नॉट अ केमिकल इफेक्ट. ये जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है, केमिकल इफेक्ट नहीं है. चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन, यस ये होता है. हम लोग पता है हम लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर जो सॉल्वेंट होता है उसमें चेंजेस आते हैं तो सॉल्यूशन जो है वो चेंज हो जाएगा. सो ये भी केमिकल इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल ऑन द इलेक्ट्रोड्स. ये भी एक करेक्ट आंसर है अपना, बिकॉज जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ा हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड्स पे आ जाते हैं. सो वहां पे बबल्स जनरेट होते हैं, तो ये भी केमिकल इफेक्ट का आंसर है. सो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. सो अपना करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी. ओके, विल मूव फॉरवर्ड. 7th के बाद 8th क्वेश्चन. बहुत ही ज्यादा, आई थिंक ये सबसे इजी क्वेश्चन था इस पूरे फिजिक्स के 15 क्वेश्चन में से. दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट विल द कंपास निडल शो डिफ्लेक्शन. डिफ्लेक्शन कहां देखने को मिलेगा? सो डिफ्लेक्शन वहीं देखने को मिलेगा जहां करंट फ्लो होगा. करंट तभी फ्लो होगा जब हम कंडक्टर रखेंगे. अगर हम बात करें शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, डिस्टिल वाटर एंड केरोसिन, इन सब में से कौन सा ऐसा लिक्विड है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? तो आपको पता है कि भाई विनेगर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. बाकी जो हमारे पास ऑप्शन है केरोसिन, डिस्टिल वाटर, शुगर सॉल्यूशन, ये सारे के सारे लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. इट्स अ इंसुलेटर ऑफ अ कंडक्टर, सो इंसुलेटर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8. मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 9. A man observed that the distance between the mirror and his image is 4 मीटर. एक आदमी है, उसने देखा कि मिरर और उसकी इमेज के बीच का डिस्टेंस, तो हम लोग बहुत इजीली ड्रॉ कर लेते हैं. A man, let's say this is a man, he observed that the distance between mirror and his image, let's say this is image of the object,
ये इमेज है, यहां से मिरर का डिस्टेंस है 4 मीटर। ऑब्वियस बात है कि अगर ये 4 मीटर है तो पर्सन जो खड़ा है मिरर के सामने वो भी कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, वो भी होना चाहिए 4 मीटर पे। सो ये इनिशियल कंडीशन हो गई। इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, मतलब ये 1 मीटर और आगे आ गया, अगर ये 1 मीटर आगे आएगा तो मिरर से डिस्टेंस हो जाएगा 3 मीटर, तो उसकी इमेज भी मिरर से 3 मीटर दूर बनेगी। सो यहां पे उसकी इमेज बनी होगी, नई वाली इमेज। देन द डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड हिज इमेज, मतलब हमको यही पूछा है कि ये और इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। बहुत इजी, 3 + 3 6 मीटर। 6 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, राइट। सो विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 प्लेन मिरर्स kept at 60 degree from each other will form how many images of the object kept between them, right? So बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेटा ये भी। अगर हम लोगों को पता है कि 2 मिरर ऐसे कुछ रखे होते हैं, सो इधर जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहीं पे भी तो उसके मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस मल्टीपल रिफ्लेक्शन मल्टीपल नंबर ऑफ इमेजेस भी बनती है। और उसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ इमेज इज 360 divided by theta minus 1, where theta is what? Theta is the angle between these 2 mirrors. So in this question the angle is given as 60 degree. So 360 by 60 minus 1 which is equals to 6 minus 1 which is equals to 5. So ये कलाइडोस्कोप का एक बेसिक एग्जांपल हो गया कि कलाइडोस्कोप में भी यही होता है कि 3 मिरर होते हैं 60 डिग्री पे और हमें बहुत सारे इमेजेस देखते हैं। अगर यहाँ पे 2 मिरर है 60 डिग्री पे तो कितने इमेजेस बनेंगे, तो हम लोगों ने ढूंढ लिया that 5 number of images will be produced due to multiple reflection. We'll move forward. Option number B is correct answer, right? चलो next question number A. It's an assertion reason types of question. Assertion क्या है? The tire of aircraft are slightly conducting. अच्छा, tire of aircraft. So जो aircraft होते हैं उसके टायर slightly conducting होते हैं, okay? रीजन है, इफ अ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू ग्राउंड द एक्स्ट्रा चार्ज इंड्यूस ऑन द कंडक्टर विल फ्लो टू द ग्राउंड। ये भी एक सही बात है। सो इधर मैं बोलना चाहूंगा कि ये भी करेक्ट है एंड ये भी करेक्ट है, एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। सो आंसर ए इज करेक्ट। अब हम इस पर थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो व्हीकल्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स जो होते हैं, उसके अंदर भी देखा होगा पीछे चेन्स लगा के रखते हैं या फिर नीचे कुछ ऐसी चीज लगा के रखते हैं जिसकी वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है फ्रिक्शन की वजह से वो ग्राउंड के थ्रू कांटेक्ट में आके अर्थ में चली जाए। ओके, दिस प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द चार्ज टू द अर्थ इज नोन एज अर्थिंग। ओके, आप सब लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो सॉकेट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के सॉकेट होते हैं, उसके ऊपर जो सबसे बड़ा वाला जो सॉकेट होता है, ये वाला थिक जो होता है, वो भी एक अर्थिंग का ही एक सॉकेट है। सो अर्थिंग करने के लिए हम लोगों को कंडक्टर्स को या फिर कोई भी मटेरियल्स को कंडक्टर के थ्रू अर्थ के साथ कनेक्ट होना होता है। और जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें भी यही टेक्नोलॉजी या फिर यही बेसिक कॉमन चीज यूज होती है। और एयरक्राफ्ट के जो टायर्स होते हैं वो कंडक्टर से बने होते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो ऑटोमेटिक ग्राउंड में चली जाती है कॉन्टेक्ट की वजह से, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, how many times more energetic an earthquake with intensity of 7 in a richer scale will be in comparison with the intensity of 5? So question ये है कि एक बार 5 इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया और दूसरी बार 7 का इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया, दोनों में कितना पावर, मतलब कितनी एनर्जी डिफरेंस होगा। तो हम सबको पता है बेटा कि जैसे ही रिचर स्केल की हम बात करते हैं तो 5 रिचर स्केल में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो अगर x है, तो अगर रिचर स्केल में 1 का चेंज आता है, मतलब 5 से वो 6 हो जाता है, तो यहाँ पे 10 टाइम्स चेंज हो जाता है, मतलब 10x जितनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। इन सेम में अगर ये वापस 1 से बढ़ जाए और 7 हो जाए तो ये 10x का 10 टाइम्स हो जाएगा। 10x का 10 टाइम्स करोगे तो 10 into 10x which will be 100x। मतलब 5 में अगर x जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है तो 7 में 100 टाइम्स मोर एनर्जी विल बी रिलीज। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, राइट। सो रिक्टर स्केल इसी बेसिस पे वर्क करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन था शायद इस पूरे के पूरे फिजिक्स के सेट का। हम लोग देखते हैं कि क्या है इसमें। सो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ टू मिरर M1 एंड M2 इज एज शोन इन दिस फिगर। उसके बाद पूछा है कि जो एंगल है दो मिरर्स के बीच में वो थीटा है,
और जो इंसिडेंट रे है, जो आ रही है लाइट रे और जो टकरा के वापस जा रही है वो फाई है। हमें रिलेशन चाहिए बिटवीन फाई एंड थीटा। सो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, आई कैन एग्री। हम लोग इसको एक ड्रॉ करके वापस ट्राई करते हैं, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करेंगे। ओके, ऐसी कुछ लाइट रे है, यहां से फिर लाइट रे आ रही है, एक लाइट रे ऐसी आई, मिरर पे गई, फिर दूसरे मिरर पे गई और टकरा के वापस चली गई, राइट। ये बेसिक हम लोगों का डायग्राम बन गया। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर हम लोग कुछ कुछ नॉर्मल बना लेते हैं। जैसे ये पहला नॉर्मल बनेगा, इधर फर्स्ट इंसिडेंट का नॉर्मल इधर बनेगा, इधर सेकंड इंसिडेंट का नॉर्मल बना लेते हैं। सो ये नॉर्मल बना लिया हमने। ये एंगल थीटा दे रखा है, राइट, एंड ये एंगल फाई दे रखा है। ये जो फाई है तो उसके अपोजिट एंगल भी फाई होगा, सिंपल वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस एंगल को मैं लेट से एंगल ए नाम दे देता हूं। तो हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा, तो ये भी ए हो जाएगा, बाजू बाजू वाले दोनों ए हो जाएंगे, राइट। इसको हम लोग एक काम करते हैं, बी नाम दे देते हैं, तो ये भी हो जाएगा बी। ठीक है, अब हम लोग थोड़े बहुत रिलेशन लिखते हैं फाई के लिए। अगर मैं फाई की बात करूं तो फाई कैन बी रिटन एज इन दिस ट्राइंगल, ये जो बड़ा सा ट्राइंगल बन रहा है उसमें फाई प्लस 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 180। फाई प्लस 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 180। सो फाई कैन बी रिटन एज 180 माइनस 2 टाइम्स a प्लस b, ऐसा हम लिख सकते हैं, राइट। फर्स्ट बेसिक चीज है, फाई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2a माइनस 2b, माइनस 2 कॉमन निकाल लिया तो फाई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2 टाइम्स a प्लस b। ये पहली चीज हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि अगर ये a है तो ये हो जाएगा 90 माइनस a, ये b है तो ये हो जाएगा 90 माइनस b, और ये जो ट्राइंगल दिख रहा है हमको उसके अंदर हमें पता है कि सम जो होगा ट्राइंगल में एंगल्स का वो 180 होगा। सो मैं लिख लेता हूं थीटा प्लस 90 माइनस b प्लस 90 माइनस a इज इक्वल्स टू 180, राइट। सो थीटा 90 प्लस 90 180, माइनस ए माइनस बी को उस तरफ ले जाते हैं, सो 180 प्लस ए प्लस बी, एंड 180 से 180 कैंसिल कर लेते हैं, थीटा की वैल्यू आ गई ए प्लस बी। इस थीटा की वैल्यू को हम इधर पुट कर लेते हैं ए प्लस बी को, तो फाई कैन बी रिटन एज 180 माइनस 2 टाइम्स थीटा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज द रिलेशन बिटवीन फाई एंड एंगल थीटा। सो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। आई गेस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक बार देख लो, समझ में आ गया होगा, राइट। चलो वापस आप रिविजिट कर ही सकते हो वरना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, यस दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट, साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट, ये भी करेक्ट है। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, सो उसको मीडियम चाहिए होगा। लाइट एंड साउंड बोथ रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, ये गलत है। साउंड को चाहिए बट लाइट डू नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल, राइट। सो वैक्यूम में भी लाइट आ सकती है, सो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। साउंड ट्रैवल स्लोअर देन लाइट, यस ऑब्वियस बात है, साउंड जो है उसकी स्पीड कम होती है, लाइट की ज्यादा होती है। सो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, राइट। सो हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, देखते हैं। A student has a large tank of water in which he wants to set up a convection current. Which of the following action will help to do? Convection current. What is convection current? So convection current ये होता है कि जब कोई लिक्विड में या कोई गैसेस में टेम्परेचर डिफरेंस होता है, बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर डिफरेंस डेंसिटी डिफरेंस आता है, और डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करना स्टार्ट होते हैं, जिसको हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं, राइट। सो उसमें हम देखते हैं कि लेट्स से ऑप्शन सी को पहले देखते हैं, हीटिंग एट पी, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे गर्म करें, राइट। सो अगर मान लो ये हमारा वेसल है, यहाँ पानी भर के रखा हुआ है, अगर मैं इधर हीटअप करूंगा, सो गर्म करने पे क्या होगा, गर्म करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से एक्सपांशन होता है, एक्सपांशन मतलब वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी जो होगी, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होने वाला है, बट टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होने का मतलब चीज जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हल्का हो रहा है,
राइट। सो नीचे के जो मॉलिक्यूल्स है वो जैसे ही गर्म होंगे वो बेचारे क्या हो जाएंगे, हल्के होंगे। हल्की चीजें कहां जाती है, ऊपर की तरफ मूव करती है। सो यहां से ये मॉलिक्यूल्स ऊपर जाना चालू करेंगे और जैसे ही इसकी जगह खाली होगी ऊपर के जो ठंडे मॉलिक्यूल्स है वो नीचे आएंगे, राइट। सो कन्वेक्शन करंट सेटअप हो सकता है बाय हीटिंग एट P, ये हो सकता है। इसमें ऑप्शंस में देखो कूलिंग एट Q भी दे रखा है, कूलिंग एट R भी दे रखा है। तो हम लोग उल्टा भी कर ही सकते थे कि अगर मैं Q या R पे इधर अगर मैं ठंडे मॉलिक्यूल्स बनाऊं तो ठंडे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हैवी बन जाते हैं। हैवी होंगे तो कहां जाएंगे, नीचे जाएंगे। सो ऑटोमेटिकली मॉलिक्यूल्स जब ये नीचे आएंगे तो उसकी जगह लेने के लिए यहाँ के गर्म मॉलिक्यूल्स ऊपर आना चालू कर देंगे। तो इससे भी कन्वेक्शन करंट सेटअप हो सकता है, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, तीनों से कन्वेक्शन करंट होगा। सो ऑल ऑफ दिस इज अवर फाइनल आंसर, फाइनल करेक्ट आंसर। आई होप आपको सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग अ टाइम आउट एंड व्यूइंग दिस वीडियो। बाय बाय।